नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के गढ़वा और चाईबासा में आज करेंगी रैली। हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन के प्रचार अभियान में भी आएगी तेजी। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी का आखिरी दिन। बागी हुए बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी वापस लेंगे नाम। महाविकास अघाड़ी में भी अपना घर बचाने की कवायद हुई तेज। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। कुछ लोगों की मौत, कई घायल। राहत बचाव कार्य जारी। बिहार में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में, लेकिन दिल्ली में प्रदूषित यमुना ने बढ़ाई तमाम व्रतियों की चिंता। आज कई इलाकों में AQI 400 के पार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी चुनाव में अब कुछ घंटे ही बाकी। अंतिम दौर में स्विंग स्टेट्स के लिए हैरिस और ट्रंप का प्रचार अभियान। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अल्मोड़ा के मार्जुला के पास एक बस खाई में गिरी है। हादसे में कुछ लोगों की मौत हुई है और जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर बचाव अभियान जारी है। SDRF की टीमें मौके पर घायलों को निकालकर उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचा रही हैं। जानकारी के मुताबिक बस पौड़ी गढ़वाल जिले के गोलीखाल क्षेत्र से यात्रियों को रामनगर लेकर आ रही थी। वहीं CM पुष्कर सिंह धामी ने बस हादसे को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन आयुक्त कुमाऊं मंडल और DM अल्मोड़ा से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली और बचाव और राहत कार्य को तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं SDRF के साथ ही NDRF की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। बड़ी खबर अल्मोड़ा से, जहां यात्रियों से भरी बस खाई में जा गई। और हमारी संवाददाता कंचन इस वक्त अल्मोड़ा से ही हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ताज़ा अपडेट है कंचन आपके पास? हालांकि ये माना जा रहा है कि जो यात्री हैं, जो बच गए हैं, उन्हें एयरलिफ्ट कराने की भी कोशिश कर रही है राज्य सरकार। ताज़ा अपडेट क्या है? बयालीस सीटर बस गोलीखाल क्षेत्र से यात्रियों को रामनगर लेकर जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस में 35 से 40 लोग सवार थे और अभी तक 42 यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। और घटना स्थल पर SDRF और स्थानीय पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों को यथासंभव एयरलिफ्ट कराने के भी निर्देश दिए हैं। कंचन, क्या वजह बताई जा रही है? क्या बस की जो गति थी वो तेज थी? क्या अनियंत्रण इसकी मुख्य वजह है जो बस खाई में जा गिरी? सर, बस का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है, जिस कारण वो गहरी खाई में गिरी बता रहे हैं। और जो घायल हैं उन्हें नज़दीकी अस्पतालों में किस तरह से जो राज्य सरकार है वो त्वरित कार्रवाई कर सुनिश्चित कर रही है कि उन तक तमाम जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो पहुंच पाएं? जी सर, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एयरलिफ्ट कराने के निर्देश दिए हैं घायलों को। और अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सल्ट में इनको ले जाया जा रहा है सर, पुलिस प्रशासन और SDRF के उनके राहत बचाव दल द्वारा। और बचाव कार्य जारी है। ये भी बताया जा रहा है और ऐसी भी खबरें हैं कि जो तमाम हताहत हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अभी भी SDRF के जवान तलाशी और बचाव अभियान में मिशन मोड में जुड़े हुए हैं। जी मैम, अभी बढ़ सकते हैं घायलों की संख्या और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ये जो पूरा इलाका है गढ़चिरौली की अगर बात की जाए, जहाँ से ये बस आ रही थी, इसकी भूगोलिक स्थिति को अगर समझने की कोशिश करें तो किस तरह से है? क्या वहाँ पर अगर देखा जाए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो जो रास्ते हैं, रोड है, वो संकरे माने जाते हैं, अगर आप भूगोलिक स्थिति समझा पाएँ तो दर्शकों को। सर, यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत दुर्गम है और यहाँ पर जो है काफी गहरी जो रोडों के जगह जगह टूटना और बड़े बड़े चट्टान जो हैं जो और रोडें संकरी हैं, तो जिस कारण से जो है बसों को उसमें बड़ी दिक्कत होती है आने में। और डबल लाइन पर भी बसें नहीं जा सकती हैं। क्या बस ज्यादा यात्रियों को लेकर जा रही थी? क्योंकि अगर जो
अनुमानित संख्या हो, उससे ज़्यादा यात्री बस में भरे हों, तब भी बस अपना नियंत्रण खो पाती है। जो बसों में यात्रियों की संख्या थी बस में, क्या वो अनुमानित स्तर पर ही थी? बसों में अभी तक जो जानकारी मिली है वो बसों में अभी अनुमानित ही बताई जा रही है, लेकिन पूरे तौर से जो अभी जो पुलिस और वो वहां पर मौके पर गए हैं तो वो आकलन कर रहे हैं। कंचन, चश्मदीदों का क्या कहना है, क्योंकि हम यहाँ पर स्थानीय निवासियों को भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बस खाई में गिरी है, यहाँ पर पानी भी बह रहा है। चश्मदीदों का वहाँ पर क्या कहना है, जो प्रत्यक्षदर्शी थे? जी, वहाँ पर पानी खाई बहुत गहरी है, ऊपर से एक वो पानी एक नाला जो है वो बहता है, और वहाँ पर जो है रोड का जो बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर बस काफी ढलान है वहाँ पर, तो इस कारण से ये डिसबैलेंस हो गई। और एयरलिफ्ट कराने की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर किस तरह से जो वहाँ पर तमाम टीमें मौजूद हैं, जो राहत बचाव कार्य को मुस्तैदी से कर रही हैं, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा? ये वहाँ पर अभी जो करा है उन्होंने सारे एयरलिफ्ट, और वहाँ पर जो सर्ट का एक वो है, वहाँ पर उन्होंने पूरी तैयारी, जो मुख्यमंत्री के निर्देश हैं उस आधार पर वो पूरी प्रशासन उसको कर रहा है, और जो ज्यादा घायल होंगे उनको एयरलिफ्ट कराया जाएगा। स्थानीय अस्पताल में जिनको भर्ती कराया गया है, उनकी हालत अभी क्या है? किस तरह से डॉक्टर और वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है वो उन्हें तमाम जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा रहा है? क्या उनके परिवारजन जो आसपास के रहने वाले थे उनसे बातचीत हो पाई है? जी, अभी जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा टीम जो है वहाँ पर मौके पर भी पहुंची हुई है, और ऐसी वहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर सिर्फ उनको ले जाया जा रहा है। उसके बाद उनको जो गंभीर घायल होंगे उनको एयरलिफ्ट कराया जाएगा। अभी निकाला जा रहा है वो घायलों को। चलिए कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा सामने आया और लगातार इससे जुड़े जो अपडेट्स हैं वो आपसे साझा करते रहेंगे, जहां कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और जो बहुत ज़्यादा घायल हैं उन्हें एयरलिफ्ट कराने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, कुछ को स्थानीय अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं चुनावों की। दिवाली खत्म होते ही अब झारखंड में चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले गढ़वा फिर चाईबासा में बीजेपी के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। ये हम झारखंड की बात कर रहे हैं, जिसका पलामू प्रमंडल की सभी जो विधानसभा सीटें हैं उस पर असर हो सकता है, जिन 3 का मैंने जिक्र किया आपके सामने। तो पलामू में 5 विधानसभा सीटें, जबकि गढ़वा में 2 विधानसभा सीटें। पलामू में पांकी, डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर, बिश्रामपुर विधानसभा सीटें आती हैं, जबकि गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा सीटें हैं। गढ़वा की बात करें तो आज़ादी के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा है, और इस सीट पर एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 2 बार से गढ़वा सीट से विधायक रहे सत्येंद्र नाथ तिवारी को मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी से गिरिनाथ सिंह और बीएसपी से अजय कुमार चौधरी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो झारखंड में प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा है। और वहीं अगर चाईबासा विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर पिछले 15 वर्षों से जेएमएम का कब्जा है। वहीं एक बार फिर दीपक बिरुआ पर भरोसा जताया गया। वहीं भाजपा ने चाईबासा से गीता बालमुचु को अपना उम्मीदवार बनाया। बता दें कि झारखंड में इन दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। झारखंड के सियासी रण में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। माटी, रोटी और बेटी की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कई चुनावी वायदे किए गए। तो वहीं राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बांग्लादेश के साथ सेटिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि किस आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को देश में शरण दी जा रही है। झारखंड के बरहेट से पार्टी प्रत्याशी और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती है तो वो ये बताए कि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा भी या नहीं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बहरूपीय लोग हैं। हेमंत सोरेन की आज पलामू, सिमडेगा, सिसई और रातू में चुनावी रैलियां हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमने कल देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड रांची से बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वहां की जनता को ये
फैसला लेना है, निर्णय लेना है कि उन्हें विकास चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, एक बदलाव की उम्मीद झारखंड करता है। और साफ तौर पर कई वायदे संकल्प पत्र में किए गए, जिस पर पलटवार करते हुए हेमंत सोरेन ने कई बातें कही हैं। उस लिहाज से ये चुनाव बेहद अहम। तो सोमेश पटेल हमारे संवाददाता गढ़वा से मौजूद हैं। सोमेश, अगर हम झारखंड के पूरे सियासी गणित को समझने की कोशिश करें, प्रधानमंत्री की अहम रैली आज वहां होने वाली है, किस तरह से अगर हम देखें वहां के उम्मीदवारों के लिए जो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, प्रधानमंत्री वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे? ये आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, झारखंड में 2 चरणों पे मतदान होना है। पहला 13 नवंबर और दूसरा 30 नवंबर को। पहला 13 नवंबर की 43 सीटों पर मतदान होगा और दूसरा 38 सीटों पर मतदान होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 चुनावी रैली करेंगे और शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ये काफी अहम माना जा रहा है। मैं गढ़वा की बात करूं तो गढ़वा में अगर बात करूं तो आजादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री होगा जो गढ़वा जिला पहुंचेगा और यहाँ पर लोगों से, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, चुनावी शंखनाद करेंगे। पलामू में 9 विधानसभा सीट आते हैं और दूसरे मैं बात करूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से इस चुनाव में तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है, तमाम इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनावी सरगर्मियां तेज है। मैं कोल्हान की बात करूं, कहते हैं कि झारखंड में अगर किसी की सरकार बनानी हो तो कोल्हान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पिछली बार जब 2019 का चुनाव हुआ था तो इस सीट से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। उसका वजह यह था कि आजसू साथ में नहीं था, लेकिन इस बार सुलह हो गई है। आजसू इस बार 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरा मैं बात करूं, जो चंपाई सोरेन है, झारखंड सरकार के साथ लंबे समय तक वो उनके साथ थे, मैदान में थे, लेकिन अब वह फिर से बीजेपी का दामन उन्होंने साथ लिया और लगातार वहां पर चाहे बांग्लादेश घुसपैठ की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। आपने कल देखा होगा कि किस तरह से केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह झारखंड पहुंचे हुए थे, जिस तरह से उन्होंने 150 पन्नों का यहाँ पर जो संकल्प पत्र है, इसके माध्यम से तमाम घोषणा पत्र की उनका जिक्र किया, चाहे गोगू दीदी योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, इन तमाम घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए तमाम तरह की बातें कही। दूसरा उन्होंने एक बात और कहा कि झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बांग्लादेश घुसपैठ, यानी कि जो आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, यहाँ से बांग्लादेश घुसपैठ को खदेड़ा जाएगा। दूसरा, साफ तौर पे जो यहाँ के जो झारखंड में जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे और झारखंड में कोई भी बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कोल्हान की बात करूं तो 20 से 25% यहाँ पर आदिवासी तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। साफ तौर पर सोमेश, अगर हम देखें प्रधानमंत्री आज इस चुनावी प्रचार को और धार देते हुए नजर आएंगे एक स्टार प्रचारक के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश। आगे भी हम आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और आज झारखंड के बाद हम बात करेंगे श्रीनगर की, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि श्रीनगर से बड़ी खबर क्या है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का और बात करते हैं श्रीनगर की, जहां रविवार को बाजार में कल आतंकवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले के बाद श्रीनगर शहर में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद आज से विधानसभा का पहला सत्र हो रहा है। आज ही स्पीकर का चुनाव भी है और फिर सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ होनी है। सत्र 5 दिन का है। उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 6 और 7 नवंबर को होगी। बीजेपी ने सदन में अब्दुल्ला सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का राज्य का जो पूर्ण दर्जा है उसे बहाल करना, दरबार मूव, आतंकी हमलों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर तीखी बहस के होने के आसार नजर आ रहे हैं।
वहीं बीजेपी महासचिव और जम्मू कश्मीर में प्रभारी तरुण चुग ने श्रीनगर में आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को भी आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को नहीं मारा जाना चाहिए। पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका मत अदा करें, गैर जिम्मेदाराना बयान मत दें, ऐसे बयान ना दें जो हमारी सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा दें। हमें अपने सुरक्षा बलों पर पूरा मान है, सुरक्षा बलों पर पूरा विश्वास है। उनकी वीरता, उनकी शौर्यता, उनके साहस को प्रणाम है और निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा किसी देश की दया पर निर्भर नहीं करती। हमारी सुरक्षा हमारे वीर जवानों के सिर पर है और फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर संदेह करना दुर्भाग्यपूर्ण। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा नेता गोपाल शेट्टी वापस अपना नामांकन लेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी अहम खबर, बीजेपी ने गोपाल शेट्टी को मना लिया। बागी हो रहे थे गोपाल शेट्टी और अब बीजेपी मुंबई में पहली बगावत रोकने में कामयाब मानी जा रही है। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने बोरीवली विधानसभा क्षेत्र से नाम वापस ले लिया है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने गोपाल शेट्टी को समझाया, इसलिए गोपाल शेट्टी ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया। वहीं मोर्शी विधानसभा सीट पर भी महायुति के बागी उम्मीदवार आमने सामने हैं। दरअसल आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, इसलिए महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेताओं के सामने विद्रोह को रोकना एक बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जांच के बाद 7,066 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। वहीं जानकारी के अनुसार महायुति के करीब 35 और महाविकास अघाड़ी के 26 उम्मीदवार बागी हो गए हैं। उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ नामांकन दाखिल किया और कई सीटों पर सहयोगी दलों के बीच दोस्ताना मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी खबर है कि गोपाल शेट्टी को मनाने में कामयाब हो गई है बीजेपी। तो शिशिर हमारे साथ जुड़े हैं। शिशिर, तो मान लिया जाए महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बड़ी राहत है, गोपाल शेट्टी का नामांकन को लेकर जो कदम उठाया गया है, वापस लिया है, कहीं ना कहीं राहत की सांस ली होगी बीजेपी ने। बिल्कुल, कुछ ही घंटों का समय और कुछ ही घंटों बाद ये चित्र जो है काफी स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसके सामने आखिर कौन लड़ रहा है, क्योंकि आज जो है आखिरी दिन नामांकन वापस लेने का। और ऐसे में महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, दोनों पक्षों की अगर बात करें तो उसमें कई बड़े नेता जो थे वो बागी तेवर अपना चुके थे। हालांकि अब महायुति की तरफ से अगर बात करें तो महायुति ने कहा है कि उनके जितने भी बागी विधायक है या फिर जो उम्मीदवार है उनसे बातचीत सफल रही है और 99% लोग जो है अपना नामांकन आज पीछे लेंगे, ये महायुति की तरफ से कहा गया है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनसे भी जो है जो नेता है, जो उम्मीदवार है, उनसे चर्चा चल रही है और जो सीट जिस पार्टी को महाविकास आघाड़ी में मिली है और जिस पार्टी के जरिए नॉमिनेट जो उम्मीदवार है वही जो है चुनाव लड़ेंगे, बाकी अन्य चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में जो बागी तेवर अपना रहे थे उनको मनाने का प्रयास पिछले 4-5 दिनों से लगातार चल रहा था और शाम को तकरीबन 5 बजे तक ये चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन कौन जो है जिन्होंने अपना नामांकन पीछे लिया। उसमें सबसे पहला और बड़ा नाम जो इस वक्त हमारे सामने आ रहा था वो है गोपाल शेट्टी। गोपाल शेट्टी कुछ ही मिनटों पहले जो है उन्होंने अपना नामांकन जो है वापस ले लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन कुछ बातें उनको पार्टी वरिष्ठों तक पहुंचानी थी, इसलिए उन्होंने नामांकन पर्चा दायर किया था। तो ऐसे में अब देखना होगा, फिर चाहे वो शिवसेना शिंदे पार्टी हो, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे हो, एनसीपी शरद पवार हो या फिर एनसीपी अजित पवार या फिर कांग्रेस, इन सभी जो पार्टियों के जो बागी नेता है क्या वो आज अपना नामांकन पीछे लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अचल आज जो अभी आई है महाराष्ट्र से वो ये है कि मनोज जरांगे पाटिल का फैक्टर। हालांकि मनोज जरांगे पाटिल ने यह स्पष्ट किया था कि महाराष्ट्र में 25 से 30 जगह पर जो है वो अपने उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं, लेकिन आज कुछ ही मिनटों पहले मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान कर दिया कि वो कोई भी उम्मीदवार अब खड़े नहीं करेंगे। कारण उन्होंने ये दिया है कि जिस प्रकार से सिर्फ एक ही जाति के ऊपर चुनाव लड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए, और दूसरी बात उनके साथ जो मित्र पक्ष थे उनकी सूची उनको प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए जो है मनोज जरांगे पाटिल ने यह फैसला लिया है कि इस चुनाव में
उनके जो है संस्था द्वारा या फिर उनके समाज द्वारा कोई भी नेता जो है चुनाव में खड़ा नहीं रहेगा। और जो लोगों ने अपना नामांकन भरा है, मनोज जरांगे पाटिल ने उनसे विनती की है कि वो अपना नामांकन आज पीछे ले। तो ऐसे में सबसे बड़ी खबर थी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा फैक्टर जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता था, और ऐसे में फिर चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, दोनों को भी जो है इसका अगर देखा जाए तो फटका जरूर बैठ सकता था। लेकिन जिस प्रकार से अब रुख मनोज जरांगे पाटिल ने अपनाया है कि कोई भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं करेंगे, राहत की सांस होगी। लेकिन उन्होंने बात स्पष्ट कर दी है। जी शिशिर, एक चीज जो अभी आपने ये खबर डाली है कि भाई जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत, उनकी मुलाकात होने वाली है शरद पवार के साथ 12 बजे के आसपास। तो ये मुलाकात क्या कुछ संकेत दे रही है सियासी गलियारों में, जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई? बिल्कुल, हालांकि कुछ सीटों पे अभी भी जो है चर्चा चल रही है महाविकास आघाड़ी में, खास तौर पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार की पार्टी की बीच। उदाहरण के रूप में मैं कहूंगा जो परांडा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जो है किसका उम्मीदवार होगा ये चर्चा चल रही थी, वहां पर भी बागी तेवर अपनाए गए थे। तो ऐसे में हमें जो खबर इस वक्त आ रही है उसके अनुसार जो है ये सीट शरद पवार के कोटे में जा सकती है। ऐसे ही कुछ और 2-3 सीट्स है जिसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिन चर्चाओं, खासतौर पर जो विधानसभा सीटों में उद्धव बाला साहब ठाकरे और शरद पवार की पार्टी सामने सामने है, भले वो एक साथ है, मित्र पक्ष है, तो उस सीटों पर किस प्रकार से बंटवारा किया जाए, कौन नामांकन पीछे लेगा, इस पर भी ये चर्चा होगी। और इसीलिए आज जो है उद्धव ठाकरे 12 बजे सिल्वर ओक पहुंचने वाले हैं शरद पवार से मिलने के लिए। जी, एक चीज और कि जब हम अभी का सिनेरियो देख रहे हैं, इसमें 1995 का विधानसभा चुनाव मुझे याद आ रहा है, जहां पर करीबन 45 निर्दलीय चुने गए थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस बार जो निर्दलीय हैं वो किंग मेकर भी हो सकते हैं, वो सरदर्द भी बन सकते हैं महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों के लिए। देखिए, कुछ मिनटों पहले ऐसा एक चित्र जरूर दिखाई दे रहा था। उसके पीछे कारण यह था कि जिस प्रकार से बागी तेवर जो नेताओं ने अपनाए थे हर एक पार्टी में, और दूसरी बात मराठा फैक्टर, जिस प्रकार से मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि उनके उम्मीदवार यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो ऐसे में अब इन दोनों चीजों को टैकल किया जा रहा है। यहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके जो मराठा समाज के जो लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वही दूसरी ओर अगर देखा जाए, जो बागी तेवर अपनाए हुए नेता है, उनको मनाने में महाविकास आघाड़ी और महायुति इस वक्त जो है सक्सेसफुल दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो आंकड़ा हो सकता था, इससे पहले की तस्वीर अगर देखा जाए शायद वो ज्यादा था, लेकिन अब ऐसे आसार थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं कि 1995 में देखा तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अपक्ष चुन के आए थे, अब तक का रिकॉर्ड है यूं। लेकिन इस बार इतने बड़े तादाद में अब अपक्षों की संख्या शायद नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से शाम, हालांकि मैं जैसे पहले कहा कि शाम तक का वक्त हमें इंतजार करना होगा, शायद ये चित्र काफी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से उम्मीदवार बागी है और जो अपने पक्ष के खिलाफ जो है जिन्होंने ऐलान कर दिया है चुनाव का। बिल्कुल, और हिना गावित की बात करें या बात करें कई अन्य जो बागी हैं, जो कहीं ना कहीं इस सोच के साथ उतरे हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर कि अगर जीते हैं तो जो पार्टी आती है उसको भी नियंत्रण में रखने की चाबी उनके पास रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और हालांकि अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई है, जहां एनसीपी शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार रोहित पाटिल के कार्यकर्ता पर बड़ा आरोप लगा। आरोप ये है कि चुनावी प्रचार के दौरान कार्यकर्ता को पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस मामले पर पूर्व सांसद संजय काका पाटिल ने कहा कि युवा नेता रोहित पाटिल के कार्यकर्ताओं को सांगली जिले के ताजगांव में चुनावी अभियान के दौरान पैसा बांटते हुए पाया गया, जिसमें उन्होंने 200 से अधिक लोगों की सूची और 3-3 हज़ार रुपए के पैकेट लोगों को बांटे। वहीं पैसे बांटने वाले कार्यकर्ता को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार करने वाली हैं। वे राहुल गांधी के साथ रैलियां और नुक्कड़ सभाएं करेंगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। प्रियंका गांधी प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेगी। प्रियंका गांधी आज केनिचरा, पुलपल्ली, मुलानकोल्ली, विथरी में नुक्कड़ सभाओं में भाग लेंगी। और अब बात छठ पूजा की, जिसे उत्तर भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। कल 5 नवंबर की अगर बात करें तो इस पर्व की छठा देखने को मिलेगी। लोक आस्था के महापर्व में छठ की शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए से होगी। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ये महापर्व समाप्त होगा। और इस त्यौहार में भगवान सूर्य और छठी मैया की भक्ति की जाती है।
मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस 4 दिन के त्यौहार में उपवास किया जाता है। इस त्यौहार में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने का विधान है। और त्योहारों पर यात्रियों को घर आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे ने खास तैयारी की। छठ और दूसरे त्योहारों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेल ने कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। रेलवे की ओर से बताया ये जा रहा है कि इस बार 7,296 स्पेशल ट्रेनें छठ के मौके पर चलाई जा रही हैं और पिछले साल की तुलना में इस बार 2,700 ट्रेनें ज़्यादा हैं। और इसके साथ ही कई स्टेशंस का जो एक्सटेंशन है वो भी किया गया ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपने घर पहुंच सके। 3 नवंबर को रेलवे ने 164 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें चलाई ताकि लोग दीपावली पर अपने घर पहुंच सके। वहीं आज 168 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किए। कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में यात्रियों के प्रवेश करने की व्यवस्था के अलावा भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। त्योहारों के मद्देनजर जो स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं वो ईसीआर के क्षेत्राधिकार के आने वाले स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, पुणे आदि स्टेशनों के लिए चलाई जा रही हैं। इनका परिचालन किया जा रहा है। साथ ही पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल, तेजस स्पेशल और क्लोन संपूर्ण क्रांति स्पेशल जैसी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। और हमारे 2 संवाददाता छठ पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पटना से मधुरेश नारायण हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से राजेश राज हमारे साथ हैं। सबसे पहले पटना का रुख करते हैं। मधुरेश, अगर बाज़ारों की रौनक की बात की जाए तो किस तरह से छठ की जो छटा है वो देखने को मिल रही है? किस तरह से लोग खरीदारी करने के लिए उतर रहे हैं बाज़ारों में? को मिल रहा है। कल कद्दू भात और की का विधान है कि कल लौकी की सब्जी और चना दाल बना करके खाया जाता है। तो इसकी खरीदारी करने के लिए लोग जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही मैं अभी गंगा घाट पे हूँ और यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं जो खरना का प्रसाद बनाने के लिए गेहूं और चावल की धुलाई कर रहे हैं। गंगा जल से धो करके इसे स्वच्छ कर रहे हैं, जिसके बाद भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाएगा और खरना का जो प्रसाद है वो बुधवार को बनाया जाएगा। इसके बाद अगले दिन यानी बृहस्पतिवार को शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये व्रत समाप्त होगा। लेकिन उसके पहले ये जो 3-4 दिनों का जो व्रत है, इसमें पटना का जो माहौल है वो भक्तिमय हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छठ एक ऐसा त्योहार है बिहार का जिसमें आस्था के साथ में आपको परंपरा की भी झलक दिखेगी। यानी ये छठ शुरू के काल में जिस तरीके से महिलाएं करती थी, आज भी उसी तरह बिल्कुल परंपरागत तरीके से किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ भी बदलाव हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है और यहाँ के लोगों के लिए कितना पवित्र ये पर्व है। जी मधुरेश, जब हम छठ की बात करते हैं इसमें सूप की जो महत्वता है वो बहुत अहम हो जाती है, जिसमें सभी वो सामान जो छठी मैया की पूजा के लिए लेकर जाया जाता है। साथ ही जो मिट्टी के चूल्हे हैं उनकी भी अपनी महत्वता है और पवित्रता के लिहाज से जिस तरह से पूरी रसोई को बनाया जाता है वो अपने आप में कई अहम संदेश इस पूरे समाज को देता है। बिल्कुल, मिट्टी के जो चूल्हे हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ियों से खाना बनाया जाता है, जो प्रसाद होता है वो बनाया जाता है। इसके अलावा सूप से अर्घ देने का विधान है। बिना सूप के अर्घ के जो छठ का पूजा है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। और इसके साथ ही दौरी, जिस टोकरी जिसमें सामान रखकर लाते हैं, उसकी भी खरीदारी हो रही है और बिल्कुल पवित्रता के साथ इन चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जो निर्माण में लगे हुए लोग होते हैं वो भी व्रतियों के की जो आस्था है उसका ध्यान रखते हैं और पवित्रता के साथ इसका निर्माण करते हैं। अब बाजार में अभी जो है वो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ अभी से जुटनी शुरू हो गई है, जो सूप के साथ में दौरी और फल सब्जी आदि की खरीदारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो पूरा पटना क्या पूरे बिहार का जो माहौल है वो छठ को लेकर के उत्साहित है और
खास करके घाटों की अगर बात करें तो केवल पटना में 100 से ज्यादा घाट है जहां पे छठ व्रत का आयोजन किया जाएगा, और इसको लेकर के जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा भी कई स्तरों पे इंतजाम किए गए हैं। जैसे सुरक्षा के इंतजाम है, 5000 जो पुलिस बल है उसकी अतिरिक्त तैनाती की गई है, 1000 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, और साथ ही इन 100 घाटों पर ड्रोन से सर्विलेंस किया जाएगा। खुद नीतीश कुमार ने भी कल इन घाटों का निरीक्षण किया था। इसके अलावा भी लगातार अधिकारी और जो नेता हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं ताकि व्रतियों की सेवा में किसी तरह की कोई कमी ना हो जाए। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से भी 25 करोड़ रुपए की राशि, अग्रिम राशि जारी कर दी गई थी कि पटना में किसी तरह की जो व्रत करने वाले हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस बार एक खास चीज ये है कि जो घाट है वहां पे चेंजिंग रूम्स के साथ में बाथरूम वगैरह की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं उनको असुविधा ना हो। जी चलिए मधुरेश, आप को छठ की बधाई हम आज से ही दे रहे हैं, हालांकि कल भी आपसे बात ज़रूर होगी। और ठेकुआ के जो प्रसाद है वो कहते हैं वो मांग कर खाया जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप वो ज़रूर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो नहाए खाए से छठ की शुरुआत की जाएगी कल, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो रुक करते कुछ अन्य खबरों का। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद भवन परिसर में आज JPC की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जमात-ए-इस्लामी हिंद भी शिरकत करेगी। जानकारी के अनुसार जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर सलीम प्रतिनिधियों को लेकर आएंगे, और इसके अलावा JPC में मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी समूह का एक प्रतिनिधिमंडल भी अपना पक्ष रखेगा। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुस्लिम महिला प्रोफेसर भी शामिल होंगी। आपको बताएं कि JPC की बैठक कल भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद से प्रतिनिधि JPC के समक्ष पेश होकर अपने सुझाव को रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर JPC की रिपोर्ट अगले संसद सत्र में पहले हफ्ते तक पेश की जानी है। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि बैठक में अधिक से अधिक हितधारकों, बुद्धिजीवियों, इस्लामी विद्वानों, पूर्व न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों, अल्पसंख्यक संगठनों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि बिल में संशोधन का उद्देश्य खवातीनों, पसमानदा मुस्लिमों समेत अन्य सभी संबंधितों को लाभ पहुंचाना है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब जिम्मेदार हैं, चाहे सत्ता पक्षी हों चाहे अपोजिशन के हों, और मुझे लगता है कि सब लोग इस JPC में जो बिल रेफर हुआ वक्त का, इसमें मेहनत करें और करके एक अच्छे से अच्छी रिपोर्ट तैयार करें, और वो आपस की सहमति भी हो, जिससे कि एक अच्छा बिल जो सरकार की मंशा है कि जो अपने आप में वक्त के इस अमेंडमेंट बिल से एक ट्रांसपेरेंसी ला सके, और वक्त का जो पर्पज है जो लोग गॉड के नाम पे देते हैं उसका लाभ मतलब खवातीन को, पसमानदा मुस्लिम्स को, आम गरीब गुर्बत से जुड़े हुए लोगों को मिल सके। एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में वो मकसद पूरा हो सके। कर्नाटक में वक्फ द्वारा किसानों की जमीन को लेकर जारी किए गए नोटिस पर मुद्दा अब गरमा रहा है। वक्फ भूमि विवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। राज्य में मठ, मंदिर और किसानों की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वालों के खिलाफ यहां भाजपा जन आंदोलन चलाएगी। वक्फ संपत्ति पर 1974 के गदर अधिसूचना को वापस लेने और सत्ता के दुरुपयोग की CBI जांच की मांग को लेकर आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विजयपुरा, कलबुर्गी, बीदर और शिवमोगा के किसानों ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी ज़मीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए, जबकि वो एक सदी से अधिक समय से उस पर खेती कर रहे हैं और उनके पास अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए सभी दस्तावेज हैं। राज्य के कई ज़िलों में इस तरह से आरोप है कि कांग्रेस की सिद्धरामैया की सरकार बैकफुट पर है। हालांकि वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की ज़मीन हड़पने के मुद्दे के विवाद के गरमाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वक्फ ज़मीन मुद्दे पर किसानों को दिए गए
पहले के सभी नोटिस रद्द करने के आदेश दिए। सीएम ने राजस्व, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए किसानों को नोटिस दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और इसे तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया। विवाद के बीच राज्य के वक्फ और आवास मंत्री ज़मीर अहमद खान ने कहा कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के पास कभी 1.12 लाख एकड़ ज़मीन थी, लेकिन वर्तमान में उसके पास केवल 23,000 एकड़ ज़मीन है। और अब खबर दिल्ली की आबोहवा से जुड़ी हुई। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है और आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में AQI 432 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ख़राब स्थिति को दर्शाता है। वहीं रोहिणी में 406, विवेक विहार में 418 और सबसे कम AQI श्री अरबिंदो मार्ग में 274 दर्ज किया गया। AQI स्केल वायु गुणवत्ता को 0 और 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 400 से ऊपर गंभीर श्रेणी में रेट किया जाता है। त्योहारों के चलते लगातार बढ़ते प्रदूषण में वायु गुणवत्ता में इजाफा देखने को मिल रहा है। और आइए अब ग्राफिक्स के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि AQI लेवल्स क्या क्या रहे। अगर हम दिल्ली के कई इलाकों की बात करते हैं तो आइए उनको देखते हैं एक बार। तो दिल्ली के अलग अलग स्थानों पे आज AQI क्या रहा, सोर्स CPCB है। अगर हम देखें तो नरेला में ये 375 है ख़राब स्थिति में। वहीं अलीपुर में भी बहुत ख़राब स्थिति में आप देख सकते हैं कि AQI 385, 402 मुंडका, जो कि बहुत ख़राब श्रेणी की तरफ इशारा करता है। पटकड़गंज 400 के आसपास, ये भी बहुत ख़राब श्रेणी। और ख़ास तौर पर दिवाली के बाद हमने देखा कि AQI लेवल्स लगातार बढ़ते हुए, पंजाबी बाग का भी यही सूरत हाल, 400 के पार जाता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं ओखला फेज़ 2 की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत ख़राब श्रेणी में, क्योंकि 388, 274 सबसे अगर संतोषजनक स्थिति देखी जाए इन इलाकों की तो अरबिंदो मार्ग रहा, जो 274 के आंकड़े पर है। वहीं 400 के पार आनंद विहार पहुंचता हुआ गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं पूसा रोड 350 के स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर बहुत ख़राब स्थिति में। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की अगर बात की जाए तो वहां पर भी स्थिति बहुत ख़राब। और हमारे साथ मुकेश शुक्ला इस वक्त कालिंदी कुंज से जुड़े हुए हैं। मुकेश, अगर देखा जाए तो जो तमाम इलाके अभी हमने AQI लेवल्स दिखाए वो बहुत ख़राब स्थिति में है। कल से छठ की शुरुआत होनी है और यमुना नदी पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार किस तरह से अब काम करेगी इस मिशन मोड में, ताकि लोगों को थोड़ी राहत की सांस मिले? आंचल, अगर राहत की बात करें तो राहत की तस्वीरें तो दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि आप ये देखिए छठ पर्व को लेकर के आस्था के जो पुजारी हैं वो पहले से ही घाटों पर पहुंच रहे हैं। आस्था की डुबकी आपके सामने लगाई जा रही है और ये पूरा टॉक्सिन वाटर है। और अगर आपको थोड़ा सा जूम करके राहुल को बोलूँ मैं दिखाने की कोशिश करेंगे, ये बैराज जो है इसको अभी बंद किया हुआ है, यानी पानी जो है बहुत कम आ रहा है, लेकिन झाग की स्थिति जो उस तरफ है वो बहुत भयानक बनी हुई है। और ये पूरा का पूरा देखिए घाट का इलाका है, इसके आसपास छठ पर्व मनाया जाएगा और ये स्थिति है। लोग इस पानी को मुंह में भी ले रहे हैं, जो मैं पहले भी कह रहा था। डायरेक्ट इंटेक करेंगे तो खतरा और बढ़ेगा, जान की जो जान जोखिम में सीधे डालने वाली बात होगी। एक तरफ आस्था और उसके साथ उस पर जो हो रहा है खिलवाड़। और कुछ यहाँ पर NGO से जुड़े लोग हैं जो काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रहे हैं। क्या ये वाकई में पानी की स्थिति जो है, जो आप बता रहे थे कि वो बैराज को अगर खोल दिया जाए तो सुबह स्थिति कुछ होती है, शाम को कुछ होती है? देखो, जब जैसे सुबह का टाइम आप अगर 10 बजे से पहले आएंगे तो यहाँ पूरा झाग ही झाग दिखेगा और झाग के साथ साथ ऊपर एक और काली लेयर दिखेगी जिसको हम ऑयल एंड ग्रीस बोलते हैं। वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है जिसमें आपके लंग्स में जो जमा होकर ना आपको कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं। यहाँ तक कि कई लोगों के ऐसे हैं कि लंग्स तक जाम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का स्रोत इतना अच्छा है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी एक माँ यमुना है और यमुना नदी होने के बावजूद दिल्ली वासी जो है गंगा जल के ऊपर डिपेंड करते हैं। गंगा नहर, जैसे आप कुछ दिनों से आप गंगा नहर में प्रॉब्लम चली है, अब दिल्ली में फिर वही हाहाकार मचेगा। कब तक ये चीज़ें चलेंगी? जो छठ की तैयारियों को लेकर के जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, इनके लिए क्या ये बिल्कुल खतरे की घंटी नहीं? खतरे की घंटी है। आप थोड़ी देर बाद देखिएगा ये इनको इन्फेक्शन हो जाएगा, एलर्जीज हो जाएंगी। यहाँ तक कि हो सकता है इनमें से आधे से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल एडमिट या फिर घर में आइसोलेट हो जाते हैं।
क्योंकि इतनी ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। अब देखिए ना, ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक, आप ये देखिए कि प्रॉब्लम्स इतनी बुरी हो चुकी हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। जो पल्ला से निकलने वाली जो यमुना जो प्राकृतिक स्रोत था, वो इसकी हालत ये है। और यहाँ तक आते थे केजरीवाल की कुछ वो भी बताएंगे आपको, आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है, उनके जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो किस तरह से काम करे, वो बताइए जो आप बता रहे थे। देखो, कहने के लिए दिल्ली में 40 वाटर प्लांट है और काम जो है वो 37 कर रहे हैं। और 37 में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल खुद मानता है कि उनके जो 22 एसटीपी प्लांट्स, आप ये देखिएगा, ये रिपोर्ट ये खुद बताता है कि जो 22 एसटीपी प्लांट्स है वो मीट ही नहीं कर पा रहे हैं उनके स्टैंडर्ड को, जो बीओडी सीओडी लेवल जो उनके होना चाहिए। आम जन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका केमिकल क्या है, बट हमें तो ये चाहिए जो ये नदी जो काली बनी पड़ी है ये साफ चाहिए। क्योंकि रसायन आपका जो केमिस्ट्री क्या कह रही है या वैज्ञानिक तत्व क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं, हमें जो सरकारों से सिर्फ जो निर्मल जल चाहिए वो हमें मिले। आप हवा का आलम देख सकते हैं, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, हरा भरा पर्यावरण, जो दिल्ली हरी भरी के नाम से जानी जाती, इतनी ग्रीनरी थी यहाँ पे, सारा कंक्रीट का जंगल बन चुका है। बिल्कुल, कंक्रीट का जंगल बन चुका है। ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं, जिसमें खुद कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो मीट नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखिए ये सामने की जो बिल्डिंग है ये 100 मीटर दूर है आंचल, ये पूरी जो चादर है कोई फॉग नहीं है, ये पूरा प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, डस्ट पॉल्यूशन कह लें, जो पार्टिकल्स हैं, जो धुआं निकल रहा है, ये पूरा चैम्बर बना हुआ है। उसके बाद अब छठ की तैयारियों को लेकर देखिए आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। एक तरफ झागनुमा पानी है और पानी भी दो तरह से हो गया, जो झाग वाला पानी है उसका रंग अलग हो गया, जो ब्लैक वाटर अलग हो गया। यानी आप अगर इसको सीधे इंटेक कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं खतरे में है। और आस्था की डुबकी के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है पिछले 10 सालों से, और बार बार सरकार को यह चेताने की कोशिश की जा रही है कि हर साल इस पर पूरे शिद्दत से काम किया जाए, 12 महीने काम किया जाए, तभी आप प्रदूषण से लड़ पाएंगे। नहीं तो आपने दिल्ली वासियों को इस दम घुटू हवा में छोड़ दिया है, उनके हालात पर छोड़ दिया है, उनकी स्थिति वही जाने, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। तमाम लोग सड़कों पर आकर के कह रहे हैं। और अब देखिए कल से जब सुबह यहां पर जो पहली आस्था की डुबकी लगाई जाएगी 4 दिन चलेगा, ये तमाम यमुना के लाए। मैं इससे पहले आईटीओ ब्रिज पर भी था आंचल, वहां पर भी कल स्थिति इसी तरह थी, लोग वहां पर भी संतोष नहीं थे और यहां पर भी संतोष मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आस्था है, आस्था से ऊपर देश में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको पर्सनल देखना होगा, अगर व्यक्तिगत तौर पर देखना होगा, तो कहीं ना कहीं इन आस्था के जो पुजारी हैं, जो इनके धर्मियाई, इनको कहीं ना कहीं सीधे ठेस पहुंच रही है और इनकी जो स्थिति है, इनकी जो तबीयत है, उस पर सीधे सीधे तलवार लटक रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और साफ तौर पर दिल्ली की आबो हवा में अभी भी दम घुटता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं कनाडा की, जहाँ एक बार फिर खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर और वहाँ मौजूद श्रद्धालुओं पर हमला किया। ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है। इस हमले को लेकर कड़ी निंदा की जा रही है। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा किए गए इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है। और इस बीच टोरंटो के सांसद केविन वांग ने भी हमले की निंदा की और कहा कि कनाडा कट्टरपंथियों के लिए सुरक्षित बंदरगाह बन गया। कनाडियाई सांसद चंद्र आर्या ने भी मंदिर पर हमले की निंदा की और कहा कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने रेखा पार कर ली, जो कि उनकी इस वृद्धि को उजागर करता है। और अब खबरें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को चुनाव है। राष्ट्रपति पद हासिल करने के लिए हैरिस और ट्रंप को स्विंग स्टेट के वोटर्स का दिल जीतना होगा। अमेरिका के 7 राज्यों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवादा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना के लिए स्विंग स्टेट्स इन्हें कहा जाता है और इन राज्यों के पास सबसे ज़्यादा इलेक्टर्स होते हैं। ऐसे में दोनों उम्मीदवार प्रमुख राज्यों में समर्थन जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर रैलियां, जनसभाएं कर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कमला हैरिस ने मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप पर जुबानी हमला बोला। कमला हैरिस ने मतदाताओं से कहा कि वो ट्रंप की चुनावी धोखाधड़ी की रणनीतियों के जाल में ना फंसे। In particular, people who have not yet voted, to not fall for his tactic, which I think includes suggesting to people that if they vote, their vote won't matter. Suggesting to people that somehow the integrity of our voting system is not intact so that they don't vote. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली में महंगाई खत्म करने और अप्रवासियों को रोकने का वायदा किया। इसके साथ ही ट्रंप ने कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमला ने अमेरिकी लोगों के सपनों को तोड़ा, वो इसे ठीक करेंगे और
अमेरिकी लोगों के सपनों को वापस लाएंगे। The message of hope for all Americans with your vote on Tuesday. I will end inflation. I will stop the invasion of massive numbers of criminals coming into our country. Thank you very much, Kamala and Joe. And I will bring back the American dream, and we'll bring it back stronger than ever before. But this is all you need to know. Kamala broke it, and we will fix it, and we're going to fix it fast. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में दोनों पार्टियां स्विंग स्टेट्स पर फोकस कर रही हैं। स्विंग स्टेट्स के चुनाव में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे समझने के लिए हमारे साथ अमृतपाल जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, स्विंग स्टेट्स को किस तरह से समझ सकता है आम भारतीय नागरिक और उनकी भूमिका इस बार के चुनावों में इतनी अहम क्यों है? देखिए, स्विंग स्टेट्स डिसाइड करेंगी कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। तभी हमने देखा कि आखिरी दिन जो चुनाव प्रचार के दोनों ने स्विंग स्टेट्स पे फोकस किया। कमला हैरिस विस्कॉन्सिन में थी, डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया में थे। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर लड़ाई काफ़ी नज़दीकी है, टक्कर कांटे की टक्कर है। यहाँ पर जो लेटेस्ट सर्वे आया है न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज का, अगर आप उसको देखें तो दोनों ही में डिफरेंस बहुत ही कम है। अगर पेंसिल्वेनिया जो सबसे बड़ी स्विंग स्टेट है उसकी बात करें तो 48 परसेंटेज पॉइंट्स पर दोनों टाइड हैं। बाकी दूसरी स्विंग स्टेट्स की बात कर लें, नवाडा में देखें जैसे ट्रंप को 46% परसेंटेज पॉइंट्स दे रहा है ये सर्वे। कमला हैरिस 3 पॉइंट्स ऊपर हैं। कि नॉर्थ कैरोलिना में दोनों में डिफरेंस केवल 2 परसेंटेज पॉइंट्स का है। मिशिगन विस्कॉन्सिन में 1 परसेंटेज पॉइंट का है। जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया की अगर बात करें, पेंसिल्वेनिया में बिल्कुल 48 पे टाइड हैं। जॉर्जिया में फिर 1 परसेंटेज का फ़र्क है। मिशिगन में दोनों 47 पे टाइड हैं। नेशनली कमला हैरिस को 1.4 परसेंटेज की बढ़त है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। पर इसमें अगर आप मार्जिन ऑफ एरर जो पोलस्टर्स करीब 3% के आसपास रखते हैं फैक्टर इन करें तो ये स्विंग स्टेट्स कहीं भी जा सकती हैं। तो एक तरीके से ये तय करती हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि इनके नंबर्स कम होते हैं। आप कंपेयर करें बड़ी स्टेट्स कैलिफोर्निया जहां 54 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, टेक्सास 40 मेंबर्स हैं, तो वो बड़ी स्टेट्स हैं। इनके 19, 15, 11 इतने मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। पर क्योंकि ये कहीं भी जा सकती हैं तो ये फाइनली ये डिसाइड करती हैं कि ओवल ऑफिस में अगले 4 साल कौन बैठेगा। और तभी दोनों की अगर आप देखें स्पीचेस आज की, वो अटैक अपने एजेंडे को मजबूत कर रहे थे। दूसरा, वोटर बेस को कह रहे थे कि आप आएँ, बाहर आके वोट करें। कमला हैरिस ने कहा कि आप ये जो इलेक्शन फ्रॉड के टैक्टिक्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इनके लिए आप डोंट फॉल फॉर देम, आप आएँ और वोट करें। बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है। तो क्लियरली अपने वोटर बेस को अपील कर रहे हैं कि आप आएँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोटें जिसको पड़ती हैं वो ये इलेक्शन जीत जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब आइए रुख करते हैं भारतीय शेयर बाजार का, जिसके कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी कि आज भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी, पीएसयू, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी सेक्टर में भारी बिकवाली देखने को मिली। बाजार का रुझान फिलहाल नकारात्मक है। बाजार के जानकारों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में वैश्विक स्तर पर बाजारों का ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर रहेगा। नतीजों के मद्देनजर अस्थिरता हो सकती है, हालांकि ये थोड़े समय तक रहने की संभावना है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी में लगे आरबीआई रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए तक तय करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में प्राइवेट प्लेसमेंट में निवेशकों की संख्या पर लिमिटेशन भी पेश की गई। इसमें प्राइवेटली जारी किए गए सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट को अधिकतम 200 निवेशकों को ऑफर करने की अनुमति है। अगर ये लिमिट पार होती है तो ये जारी किया गया जो इशू है वो आईपीओ का रूप ले लेगा और इसमें क्लासिफाइड हो जाएगा। वर्तमान नियम सेबी के 2008 की रेगुलेशन और आरबीआई के 2021 के दिशा निर्देशों पर आधारित है। अब सेबी सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए नए नियम तैयार करने पर विचार कर रहा है और इस पर जनता से 16 नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं।
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है और अब भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। IMF के अनुसार दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में 5वां स्थान हासिल करने के लिए भारत UK को पीछे छोड़ने के बाद अब वित्त वर्ष 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल करेगा और जापान को पीछे छोड़ेगा। IMF ने अनुमान लगाया कि अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP बढ़कर $4,340 बिलियन हो जाएगी। निर्यात से जुड़े क्षेत्र में भारत की अच्छी खबर। भारत में दूसरे देशों में भेजे जाने वाले पेट्रोलियम, रत्न और कृषि उत्पादों की मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इन तीनों के अलावा कई और प्रमुख क्षेत्र भी हैं जहां भारत का निर्यात बढ़ा है। भारत 5 साल में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। 2018 से 2023 के दौरान पेट्रोलियम निर्यात में दोगुनी तेजी दर्ज की गई। कई और क्षेत्रों में भी भारत निर्यात क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में इसने विशेष रूप से पेट्रोलियम, रत्न, कृषि, रसायन और चीनी में वैश्विक बाजारों में तेजी से निर्यात बढ़ाया। 2018 से 2023 के दौरान भारत के निर्यात की हिस्सेदारी जिन अन्य क्षेत्रों में बढ़ी है उसमें बिजली का सामान, न्यूमैटिक टायर, नल वॉल्व, सेमीकंडक्टर उपकरण शामिल हैं और आंकड़ों से ये पता चलता है कि 5वें स्थान के मुकाबले में भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। कनाडा में हुए हिंदुओं पर अटैक को लेकर परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने कड़ा विरोध किया। डीडी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ की पुलिस के सामने यह हमला हुआ और वो चुप बैठी रही। वहाँ की सरकार भले ही हमले पर दुख जता रही हो, लेकिन सच्चाई इसके पीछे कुछ और है। इसके पीछे राजनीति है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज इस समय हमारे साथ हैं। सर, कनाडा में हिंदुओं पर जिस तरह से हमला हुआ है, कैसे देखते हैं आप? और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ये घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ की पुलिस सपोर्ट कर रही है खालिस्तानियों को। अगर ये घटना वहाँ पर घटी है जिसका कि कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने निषेध किया है, अगर प्रधानमंत्री चाहें तो सब हो सकता है। दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल विल, इट्स नॉट ए पुलिस विल, इट्स ए पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल होती है तो पुलिस विल भी पीछे पीछे चलती है। वहाँ पर जो अटैक हुआ, मैं पुनः कहना चाहूँगा, ऐसे अटैक नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो बंद होने चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए। यही एक रास्ता है साथ साथ चलने का और समय आ गया है। नए नए नैरेटिव मत घड़िए, खुद को नेगेटिव मत बनाइए। आप देखें कि कनाडा में जो विकास हुआ, कनाडा में हमारे भारतीय समुदाय ने बहुत बड़ा योगदान दिया और आज जिस तरीके से अटैक हो रहा है वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वो हिंदू मंदिरों में जाके खालिस्तानी अटैक कर रहा है और ख़ास तौर से भारतीय संस्कृति पर अटैक है। मैं कहना चाहूँगा, मैं 45 साल पहले कनाडा गया। मैंने भारतीयों को तब भी देखा और आज भी देख रहा हूँ। भारतीयों का जो योगदान कनाडा के लिए वो अद्भुत है। सिख समाज अद्भुत समाज है। सिख समाज हमारा सिरताज है, हमारे देश का मुकुट है। संख्या में भले ही कम है लेकिन समर्पण उनका अद्भुत है। इसलिए कुछ लोग जिन सिर फिरे हैं, जिनके दिमाग फिरे हैं, उनको मैं चाहूँगा उन दिमागों को बदलें, नैरेटिव ना घड़ें, नेगेटिव ना बने और जितनी दीवारें आपने खड़ी की हैं उनको तोड़ें, दरारों को भरें, दिलों को जोड़ें। यही भारतीय संस्कृति है और यही भारत आपसे मांग करता है। तो ये थे हमारे साथ चिदानंद स्वामी जी, जो बता रहे थे कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा जो भारतीय समुदाय है वो एक है। इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो खालिस्तानी इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, खास तौर से कनाडा की तरफ से। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। सीनियर पुरुष हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का 14वां संस्करण आज से तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू होने जा रहा है। 16 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 31 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 8 पूल में बांटा गया है। लीग चरण के दौरान प्रत्येक टीम अपने पूल की हर दूसरी टीम के खिलाफ खेलेगी। प्रत्येक पूल से शीर्ष टीम 13 नवंबर को क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। उसके बाद 15 नवंबर को सेमीफाइनल और 16 नवंबर को फाइनल और तीसरे और चौथे स्थान के लिए प्ले ऑफ होना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से गंवाने के बाद भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया। अब फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया से 5 मैच की सीरीज कम से कम
4 मैच जीतने होंगे। मुंबई में खेले गए तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 25 रन से हराकर 3-0 से क्लीन स्वीप किया। टेस्ट में 1999-2000 के बाद भारतीय टीम को पहली बार करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत को अब दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से हराया था। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।